So, student, this is the derivation for the today capacitance of a parallel plate capacitor. इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस उसका कैपेसिटी क्या होती है, और इसमें तीन केस हम डिस्कस करेंगे। अगर दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं है तब ये कैसे बिहेव करेगा, अगर दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हो तो कैसे बिहेव करेगा, और अगर एक कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हो तो कैसे बिहेव करेगा। तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, 3 स्टेप में आप ये डेरिवेशन को कर सकते हो। ये मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी 2 प्लेट है जिनका प्लेट एरिया ए है। ये ए प्लेट, ईच प्लेट का एरिया है, दोनों प्लेट का एरिया इंडिविजुअल एरिया है, और टोटल एरिया ऑफ द कैपेसिटर भी ए ही माना जाएगा। डी इन दोनों प्लेट के बीच का गैप है, एक प्लेट को आपने प्लस क्यू दूसरे को माइनस क्यू दे कर दिया है और ये अर्थ कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है। देखो कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है आपको याद रहना चाहिए बेटा, हम ये रिलेशन यूज करेंगे Q इक्वल टू सी वी, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम कैपेसिटी निकालेंगे। सो कैपेसिटी निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका ये होगा कि हम इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल निकालें, और पोटेंशियल निकालने के लिए हमारी सबसे पहली चीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन आप लोगों ने डिस्कस की थी जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। सो ये वैल्यू कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस चैप्टर में हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नोट सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं इसे ई नोट से ही दिखा रहा हूँ। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होती है बेटा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। पहली लाइन आ गई ना, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। देखो आप लोग जानते हो E इक्वल टू डी वी बाई डी आर, उसके अकॉर्डिंग E इक्वल टू वी बाई आर आप लिख सकते हो। सिंपली रिलेशन देखो तो R सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है D, तो अगर यहां से देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या हो जाएगा, V इक्वल टू ई नोट इंटू डी। देखो इस पूरे रीजन में ई नोट फील्ड काम कर रहा है और D सेपरेशन है, तो ई नोट इंटू डी हो गया। ई नोट की ये सीधी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई बिटवीन द प्लेट्स। रिमेंबर इट, ये ई नोट है, ये एप्सिलॉन नोट है बेटा, ये एप्सिलॉन नोट है, थोड़ा कर्व बनता है एप्सिलॉन में, तो ई नोट इंटू डी इक्वल टू क्यू इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। अब वी आ गया तो ये रिलेशन यूज कर लो, वी नो दैट सी इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू बाई वी, तो क्यू अपॉन वी की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, क्यू इंटू डी ए एप्सिलॉन नोट, तो Q से Q हुआ कैंसिल, द आंसर कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी मीडियम। कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी मीडियम। सो ये आपका डेरिवेशन आ गया बेटा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का विदाउट एनी मीडियम। नाउ कम टू द सेकंड डेरिवेशन, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ मीडियम। एक मीडियम के साथ हम बात करेंगे विद अ मीडियम, और मीडियम अब है विद अ कंडक्टिंग स्लैब। मान लीजिए कंडक्टिंग स्लैब के साथ आप बात कर रहे हो, आपका डायग्राम ऐसा ही रहने वाला है, बस ये एक कंडक्टिंग स्लैब आप बीच में डाल दीजिए। इस स्लैब की थिकनेस मान लो T है, T इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। सो बेटा आप एक प्रॉपर्टी जानते हो सभी, एंड द प्रॉपर्टी इज दैट जब भी आप किसी कंडक्टिंग स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वहां पर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, जो कि मैंने एक दो पहले वीडियो में आपके लिए डाला था, जिसको अगर वो टॉपिक नहीं आता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो एक बार दोबारा से देख लें। तो जैसे ये कंडक्टिंग स्लैब आप यहाँ डालोगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा आपका जीरो। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। जहां तक इस डेरिवेशन का सवाल है, देखो ये डेरिवेशन का सवाल है, ये डेरिवेशन बिल्कुल ऐसे ही चलने वाला है, इसमें भी यही 3 स्टेप होंगे। पहली वैल्यू ई नोट की, ई नोट की वैल्यू आ जाएगी वही आपकी Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हाँ दूसरी वैल्यू भी आप थोड़ा कंपेयर भी कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया है। अब देखो जो पोटेंशियल है, जब हमने ये डेरिवेशन किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में काम कर रही थी, लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस रीजन में तो काम ही नहीं कर रही, यानी कि केवल और केवल वो इस बचे हुए रीजन में काम कर रही है। अगर ये पूरा रीजन D है और ये T है तो बचा हुआ रीजन होगा D माइनस टी, तो इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल है वो D माइनस टी रीजन की वजह से होगा, ई नोट इंटू डी माइनस टी। अब ई नोट की वाली वैल्यू रख दो तो क्या बन गया, Q बाय ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी।
ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब वैसे ही कैपेसिटी निकाल लो। इस बार मैं इस कैपेसिटी को सिंबल दे देता हूँ C1, ताकि इससे इसको डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट शो किया जा सके। C1 इक्वल टू Q बाई V, तो Q अपॉन V की वैल्यू रखो, Q इंटू डी माइनस टी, और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल हो गया, तो C1 की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट A बाय डी माइनस टी। ये है आपका डेरिवेशन कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। अगर आप एक कंडक्टिंग स्लैब को लेते हो तो कितनी कैपेसिटी उसकी होगी, ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। इसको मैं लेटर ऑन आपसे डिस्कस भी करूंगा। मैं यहाँ नीचे की तरफ लिख रहा हूँ आपके इस फॉर्मूले के लिए C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। मैं इसे लेटर ऑन डिस्कस करूंगा आप सबसे, इस फॉर्मूले के बारे में बात भी करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर अब ये कंडक्टिंग स्लैब की बजाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता तो कैसे करते आप इसे? डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात आएगी तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, बल्कि वो कुछ कम हो जाता है। बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर, इफेक्ट ऑफ फील्ड ऑन द कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक, ये मैंने एक वीडियो आपके लिए डाला हुआ है। इससे इस वीडियो से 1-2 वीडियो पहले, तो आप उसे देखिएगा कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। कंडक्टर में जीरो हो जाता है, इसमें जीरो नहीं होता, बल्कि वो वैल्यू कुछ कम हो जाती है। ई नोट भी नहीं रहती, तो कितनी हो जाती है वो, उसे हमने ई लिखा था, तो वो ई हो जाती है। ठीक है, तो अब जैसे आप इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फील्ड के अंदर रखोगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई काम करना शुरू कर देगी, तो ई नोट तो वही हो गया सेम। अब जो पोटेंशियल है, अब वो पोटेंशियल देखो, अब भी डी माइनस टी पोर्शन में तो ई नोट फील्ड ही काम कर रही है, लेकिन अब इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रही, बल्कि इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। इसको मैं नाम दे देता हूं, ई नाम दे रखा है, और कितने पोर्शन में, टी। एक तरीके से आप इसे दोबारा समझो बेटा, थोड़ा कोशिश करो इसे समझने की, तो आपको क्या बात समझ में आएगी। देखो इस वाले पोर्शन में तो ई नोट फील्ड काम कर रही है, इसका मतलब इस वाले पोर्शन में तो जो पोटेंशियल है वो ई नोट फील्ड की वजह से होगा, जैसे आपके पिछले क्वेश्चन में आपने किया था। लेकिन इस रीजन में जो पोटेंशियल है वो ई फील्ड की वजह से होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई हुई और डिस्टेंस टी हुआ, तो इसका पोटेंशियल भी आपने निकाल दिया। तो टोटल पोटेंशियल जो है वो तो दोनों का सम हुआ, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो आप दोनों को ऐड कर दो, ये देखो मैंने आपके लिए ऐड कर दिया यहाँ पर। अब थोड़ा सा मैथ आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप इसे ऐड करोगे तो एक रिलेशन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, E इक्वल टू होता है ई नोट बाय के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो E की जगह ई नोट बाय के रख दो, तो V कम्स आउट टू बी ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नोट बाय के इंटू टी। इन दोनों में से ई नोट कॉमन ले लो, ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ई नोट की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, Q बाई ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब उसी तरीके से कैपेसिटेंस निकाल दो। मान लो ये C2 हो गया, C2 इक्वल टू Q बाई वी, Q बाई वी, Q डी माइनस टी प्लस टी बाई के एप्सिलॉन नोट इंटू ए। इससे कट गया तो आंसर आ गया आपका एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के यूज करके आपने कैपेसिटी निकालनी है। तो दीज आर द 3 डेरिवेशंस। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहला मैंने आपको पढ़ाया विदाउट एनी मीडियम, दूसरा पढ़ाया विद अ कंडक्टिंग स्लैब, तीसरा पढ़ाया आपको विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। 3 रिजल्ट आपके सामने हैं, विदाउट एनी मीडियम, विद कंडक्टिंग स्लैब एंड विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब मैं इन तीनों रिजल्ट को आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी पोर्शन रब कर रहा हूँ, सिर्फ C, C1 और C2 आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूँ। ओके, लेट्स सी इट। ओके स्टूडेंट, तो ये 3 फॉर्मूले हमने डिराइव कर दिए हैं। डायग्राम आपके सामने है। पहले वाला जो है वो विदाउट मीडियम है, दूसरे वाला फॉर्मूला विद कंडक्टिंग है, तीसरे वाला विद डाइलेक्ट्रिक है। अब हम देखेंगे बेटा बारी बारी से इन रिजल्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले तो वो कौन से फैक्टर हैं जो
एक कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो आप इस फॉर्मूले में देखो तो आपको समझ में आएगा कि कैपेसिटी डिपेंड करती है एप्सिलॉन नॉट पर, प्लेट एरिया पर और सेपरेशन पर। तो एरिया एंड सेपरेशन, तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेट एरिया, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अगर गैप प्लेट के अंदर ज़्यादा होगा तो सी कम हो जाएगा, एरिया ज़्यादा होगा प्लेट का तो कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरा एप्सिलॉन नॉट, देखो एप्सिलॉन नॉट नेचर ऑफ द मीडियम है, तो इसका मतलब कैपेसिटी जो है वो नेचर ऑफ द मीडियम पर भी डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स जिस पर ये डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मीडियम। अब जरा हम कंपेयर सेकंड पॉइंट देखते हैं बेटा। अगर मान लो यहाँ डी टी के बराबर हो जाता है, या इस केस में भी डी टी के बराबर हो जाता है, मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि हम ये पूरा का पूरा रीजन कंडक्टिंग स्लैब से भर दें, या इस पूरे रीजन में ही डाइलेक्ट्रिक डाल दें। यानी कि अगर डी टी के बराबर हो जाए, इफ डी इक्वल टू टी हो जाए, तो देखना C1 की वैल्यू क्या आएगी भाई। तो आपका आंसर है C1 कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट A बाई 0 हो जाएगा, दैट विल बिकम्स इनफाइनाइट। तो यानी कि पूरा का पूरा अगर गैप प्लेट के बीच का डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दें तो कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो C2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस डी प्लस डी बाई के। डी से डी कैंसिल हो गया, तो आंसर कम्स आउट टू बी के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो जो कैपेसिटी है देखो वो के टाइम्स हो जाएगी विदाउट मीडियम के साथ, यानी कि C2 की वैल्यू के इंटू सी हो जाएगी। वैसे ये रिजल्ट हमें पहले से भी पता है बेटा, आपको याद होगा हम शुरू से ये पढ़ते आए हैं कि एप्सिलॉन नोट हम यूज करते हैं जब बीच में कोई मीडियम नहीं आता, और अगर मीडियम आ जाए तो आपको ये बताया था कि आप एप्सिलॉन नोट को के से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वही चीज़ आ रही है, देख लो विद मीडियम। हाँ, यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकते हो आप। देखो कंडक्टिंग स्लैब के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, कंडक्टर के लिए के इनफाइनाइट होता है, तो अगर आप के को इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो C1 वाला पोर्शन बन जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, मेरी बात समझना बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक के लिए केस है। अगर मैं इससे कंडक्टर में जाना चाहूँ तो हमने कर रखना क्या है, कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक्स में फ़र्क कहाँ है? फ़र्क केवल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ही तो है। तो कंडक्टिंग स्लैब की बात करेंगे तो कंडक्टिंग स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, बाकी सबके लिए इनफाइनाइट से कम होता है, इसलिए ये एक स्पेशल केस है जब के इनफाइनाइट होता है। तो आप इसमें के इनफाइनाइट पुट कर दो, के इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। मीन्स अगर मैं आपको बहुत सीधे शब्दों में बताऊँ ना बेटा, तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को याद कर लेते हो तो इससे ये दोनों डेरिवेशन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तो T0 हो जाएगा, थिकनेस खत्म, तो ये रिजल्ट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का नेचर कंडक्टिंग स्लैब है तो आप के को इनफाइनाइट पुट कर दो तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन से चेक द वेरियस रिजल्ट फ्रॉम हेयर, कि अगर पूरा का पूरा मीडियम किसी कंडक्टिंग स्लैब से भरते तो क्या होगा, किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भरते तो क्या होगा। ओके, लेट्स कंपेयर द 3 वैल्यूज। अगर मैं आपसे बात करूं C1 और C2, इन तीनों में कौन सी वैल्यू बड़ी या छोटी? सो स्टूडेंट अब हम इन तीनों रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। अच्छा, आप सोचो जरा C1 और C2 में कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा होगा? तो देखो सबसे बड़ा या सबसे छोटे वाले फैक्टर की बात जहां तक होती है तो हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा C की वैल्यू उतनी छोटी होगी। आप इन तीनों में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर सोचो तो आपको समझ में आएगा कि ये सबसे बड़ा है, क्योंकि देखो इसमें D है, इसमें D में से कुछ ना कुछ कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये छोटा हो गया होगा। इसमें भी D में से कुछ कम हो रहा है लेकिन कुछ ऐड भी हो रहा है, नो डाउट, लेकिन ये वाली वैल्यू इससे कम है, तो इसका मतलब ये भी फैक्टर D से छोटा रहा होगा। इसका मतलब इसमें D सबसे बड़ा है तो C सबसे छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट। अगर मैं इन दोनों में D सोचूं बेटा कौन सा D छोटा है, इन दोनों में कौन सा D छोटा है, तो देखोगे ये D सबसे छोटा है, क्योंकि इसमें D माइनस टी, D में से T कुछ कम हो रहा है, इसमें भी D से T कम हो रहा है, लेकिन फिर इस D माइनस टी में कुछ ऐड भी तो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा है, यहाँ डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा है, तो इसका मतलब C1 सबसे बड़ी आने वाली है, इट इज द लार्जेस्ट वैल्यू, और दिस इज इन बिटवीन। मीन्स अरेंजमेंट की बात हो तो C इज स्मॉलर देन C2 इज स्मॉलर देन C1. So this is how you can compare the capacity of the parallel plate capacitor in various cases. Okay.